जैन बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण। और आज हम करेंगे उसकी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको द्विघात समीकरण दिए हुए समीकरण द्विघात हैं या नहीं ये बताना है। तो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में वो चीज़ समझा चुका हूँ, तो आप उसको खुद कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1। यहाँ पर भी जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको, इससे आपको द्विघात समीकरण का सिर्फ निर्माण करना है, हल नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड। तो क्योंकि आयताकार का है तो हम पहले आयताकार बना लेते हैं भूखंड। हमारे पास ये है एक आयताकार भूखंड जिसकी ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कहा है कि इस क्षेत्र की लंबाई जो है, इसके बारे में कहा है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब अगर चौड़ाई को मैं x मान लूँ तो लंबाई के बारे में क्या कहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का दुगना मतलब चौड़ाई कितना है x, तो उसका दुगना हो जाएगा 2x। अगर 3 गुना कहा होता तो 3x बोलते हैं। इसको x स्क्वायर मत कर देना, वो वर्ग होता है। यहाँ पर जब दुगना का है तो 2 से गुणा करेंगे, तिगुना का है तो 3 से गुणा करेंगे। तो लंबाई क्या है, जो चौड़ाई के दुगने। तो लंबाई चौड़ाई तुमने x मानी हुई है ना, तो लंबाई हो गई उसका 2x। आगे देखें, से एक अधिक, तो एक अधिक का होगा तो +1, 2 अधिक का होता +2, अधिक कहा होता तो प्लस करके करते, कम कहा होता तो माइनस करके करते। तो एक अधिक का मतलब +1। तो इस तरीके से हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। अब हमें ये पता है कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल आयताकार का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप देखोगे इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 528। लंबाई यहाँ पर है 2x + 1 और चौड़ाई हमारे पास कितनी है x। तो 528 इक्वल टू x को 2x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x। 528 को अगर मैं उस तरफ लेके आऊँ तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक समीकरण का निर्माण हो चुका है जो कि क्वेश्चन में करने के लिए कहा था। तो आइए अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। आप देखें यहाँ पर लिखा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक? जैसे 1 है तो उसका क्रमागत होगा 2, 2 का 3, 3 का 4। अगर तुम्हें 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहा होते तो 1, 2, 3 या 20, 21, 22, 25, 26, 27, इस तरह की संख्याओं को हम क्रमागत कहते हैं। बस अगर कोई संख्या आपको दे रखी है और उसका क्रमागत जानना है तो उसमें 1 जोड़ दो। पर क्योंकि यहाँ अपनी तरफ से 2 क्रमागत संख्याएं लेनी है और हमें संख्याएं पता नहीं है, तो अगर मैंने एक को x मान लिया तो दूसरे को मानूंगा मैं x + 1। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। एक हो गया x, 2 लिखने, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। एक x लेंगे, एक x + 1। अगर 3 कहा होता एक x लेते, एक x + 1, एक x + 2 लेते। ऐसे ही एक अगर 4 कहा होता तो x + 1, x + 2, x + 3, इस तरीके से। अब तुमसे कहा है कि इन दोनों का गुणनफल 306 है। मतलब मैं अगर x को मल्टीप्लाई कर दूँ x + 1 से तो मुझे इसको 306 के बराबर रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में यही कहा है, मतलब इन दोनों का गुणनफल 306 के बराबर है। मतलब इन दोनों को गुणा करो और 306 के बराबर रखो। अब अगर मैं x को पहले x से मल्टीप्लाई करूं फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या बनता है। x को x से करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, फिर x को मैं 1 से करूंगा तो ये हो जाएगा x, दूसरी तरफ क्या है 306। अब इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास हो जाता है x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने ये एक और द्विघात समीकरण का निर्माण कर लिया है। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल
अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो क्योंकि रोहन और रोहन की माँ, इन दोनों की उम्र के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो हमें तो दोनों की उम्र नहीं पता है ना। तो हम मान लेते हैं कि रोहन की उम्र में मान लगता हूँ x साल है, और उसकी माँ की उम्र, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी माँ उनसे 26 साल बड़ी है, मतलब जितनी रोहन की उम्र है उसमें 26 जोड़ दो, तो ये हो जाएगी रोहन की माँ की उम्र x प्लस 26। तो ये स्टार्टिंग की जो स्टेटमेंट दे रखी है ना, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने ये चीज़ें लिख ली हैं। अब उनकी आयु का गुणनफल, अब उनकी आयु का मतलब है रोहन की माँ की आयु के बारे में बात करें, उनकी आयु का गुणनफल। अच्छा, रोहन की माँ की आयु का गुणनफल करना है। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनकी आयु का मतलब यहाँ पर रोहन और उसके माँ की आयु के बारे में बोल रहे हैं। तो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, मतलब 3 वर्ष पश्चात, तो रोहन की उम्र कितनी होगी? सिंपल सी बात है, अभी जितनी उम्र है उसमें 3 जोड़ दो, तो ये x है, तो x में मैं 3 जोड़ देता हूँ, तो 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र ये हो जाएगी। और माँ की उम्र, अब माँ की अभी वर्तमान में इतनी है, तो 3 साल बाद कितनी होगी? 3 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 29। तो कहा है कि इन 3 साल बाद जो दोनों की उम्र है ना, उन दोनों की उम्र को अगर गुणनफल करो वो 360 आता है। इसका मतलब है रोहन की उम्र को आप गुणा करो उनकी माँ की उम्र से, तो ये 360 के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है? इसको हल करना है। x को मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा x², फिर x को 29 से करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 29x, फिर 3 को x से करूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा 3x, फिर 3 को अगर मैं 29 से करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 27 टू 87 इक्वल टू ये है 360। अब ये 29x और 3x ये हो जाएंगे 32x। तो हमारे पास क्या बनता है ये देखें। इसके बाद क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा x² प्लस 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। अब मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ तो हो जाएगा x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, और फाइनली ये हो जाएगा x² प्लस 32x। अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस इक्वल टू 273। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया है इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, मतलब कम कर दी जाती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब ये एक चीज़ ध्यान रखो कि इस चैप्टर में जो आपको चर राशि मतलब वेरिएबल यूज़ करने हैं वो एक ही करने हैं। मतलब आपके पास द्विघात समीकरण बनेगा, उसमें एक ही चर राशि होती है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। यहाँ पर माना कि रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान लिया। ठीक है, अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें तो पहली स्टेटमेंट ये बताती है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो कितना समय लेती है? अगर मान लो वो नॉर्मल चाल से चलती है तो समय कितना लेती है? तो समान चाल से चलने में लिया गया समय
तो समय का सूत्र क्या होता है आपको ये समझना ज़रूरी है। समय का सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल। ये याद रखें आप, जो समय का सूत्र होता है वो दूरी बट्टे चाल होता है। मतलब टाइम का जो सूत्र होता है वो है डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस का मतलब दूरी, इसका मतलब चाल। तो समय हमें निकालना है, कितनी दूरी तय कर रहा है वो 480, और किस चाल से हमने रेलगाड़ी कितनी चाल मानी है। एक्चुअली क्वेश्चन में कोई चाल दे नहीं रखी है, तो ये है। अगर वो समान चाल से चलता है तो ये है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट में कहा है यदि उसकी चाल कम होती, तो चाल कम होने पर लिया गया समय। इसका मतलब क्या है, मतलब उसकी एक्चुअल जो स्पीड थी, चाल थी, वो तो x थी ना। इन्होंने कह दिया अगर उसकी चाल कम हो जाती, मतलब 8 किलोमीटर कम होती, तो नई चाल कितनी होती। तो पहले हम यहाँ लिखना भी पड़ेगा ना, नई चाल। चाल कम होने पर लिया गया समय, तो नई चाल हमारे पास कितनी होती, नई चाल स्पीड, तो वो होती आपकी पहले कितनी थी, x थी ना, उसमें से 8 घटा दो। इसका मतलब है कि अब अगर वो इस चाल से चलती तो कितना समय लेती। तो चाल कम होने पर लिया गया समय, समय का फॉर्मूला आपको बता दिया है, वो है दूरी बट्टे चाल। दूरी तो उतनी ही तय करनी है, स्पीड कम होने पे भी दूरी उतनी ही तय करनी है, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं है ना दूरी के बारे में। तो इसलिए 480। तो चाल कम होने पर समय जो निकालना है, तो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया था ना, तो नई चाल हमारे पास ये है। तो पहले वो इतना समय लेता था गाड़ी, अब वो समय इतना लेता है। तो सिंपल सी बात है, जब चाल कम होती है तो समय ज़्यादा लेते हैं ना, तो ये वाला समय ज़्यादा है और ये वाला समय क्या है, कम। तो तुमसे कहा है कि चाल कम होने पर 3 घंटे अधिक लेती, मतलब ये वाला जो समय है ये 3 घंटे ज़्यादा है इस वाले के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वाले चाल को अगर मैं इस वाले चाल से माइनस कर दूं, मतलब 480 ओवर x माइनस 8 को माइनस कर दूं 480 ओवर x, इन दोनों समय को माइनस कर दूं, तो ये 3 घंटे आएगा। अब इसको अगर मैं हल करूं तो मेरे पास समीकरण का निर्माण हो चुका होगा, जो कि आप खुद करके देखेंगे। मैं आपको फिर से समझा दूं, समान चाल से चलने में ये समय इतना लिया जाता है, और चाल घटाने के बाद जो समय है वो इतना है। सिंपल सी बात है, चाल घटाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो ये ज़्यादा समय है, ये कम समय है। ज़्यादा समय में से कम समय घटाओगे तो कितना एक्स्ट्रा समय है वो आ जाएगा। तो 3 घंटे एक्स्ट्रा ले रही है ना, तो वो आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास एक और समीकरण का निर्माण हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। अगले वीडियोस में हम एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।